DSA इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि DSA पैटर्न पर वीडियो चाहिए, DSA पैटर्न पर वीडियो चाहिए, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स। और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि आई विल गिव यू अ वीडियो जिसमें जीरो से लेके मास्टरी तक की बातें हो रही है DSA में। ऑनेस्टली इंटरनेट पे हर जगह तुम्हें ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी कि कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, किस ऑर्डर में करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो आज हम फिगर आउट करने वाले हैं वो ये है कि किसी एल्गोरिदम को तुम खुद कैसे सोच सकते हो। तुम किसी एल्गोरिदम या इंट्यूशन, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कैसे जनरेट कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली इंटरनेट पर ये कहीं पर भी नहीं है। तो अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो पेन और नोटबुक लेके आना। मैं नहीं चाहती कि तुम इस वीडियो से ऐसे ही चले जाओ, तुम वैल्यू लेके जाओ इस वीडियो से, बिकॉज ये वीडियो वैल्यू पैक्ड होने वाली है। तो अपने पास नोट्स और पेन लेके बैठो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तुम्हारे लिए पूरे DSA को 3 स्टेप फ्रेमवर्क में डिवाइड कर दिया है। एंड पहला स्टेप फ्रेमवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला स्टेप फ्रेमवर्क फाउंडेशन है तुम्हारे माइंड की। 99% लोगों को इस फर्स्ट स्टेप के बारे में पता ही नहीं है, और इंटरनेट पर भी ये फर्स्ट स्टेप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नंबर 1 स्टेप इज एप्लीकेशंस ऑफ DSA। ऑनेस्टली तुम्हें लगेगा कि ठीक है, तू यही बोलेगी हर्षिता की एप्लीकेशन समझो DSA की, बट मैं तुमसे आज एक सवाल पूछने वाली हूँ। मुझे ये बताओ, Amazon पे जब भी तुम कुछ सर्च करते हो तो वो ऑटो कंप्लीट कैसे कर पाता है? Spotify तुमको तुम्हारी पसंद के सिमिलर गाने कैसे सजेस्ट कर पाता है? Google मैप तुम्हें शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे बता पाता है? नहीं पता ना। ये सब में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ही यूज होता है। और ये तो मैं तुम्हें बस थोड़े से एग्जांपल्स दे रही हूँ, हजारों जगह पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम यूज होता है। इट इज दैट इंपॉर्टेंट एंड दैट रेलिवेंट। बट हम लोग उसकी एप्लीकेशंस जाने बिना ही सीधा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? ना तो हम में क्यूरियोसिटी बनती है, ना हम में इंटरेस्ट आता है, ना हमें वो रेलिवेंट लगता है। तो हमें अगर कोई चीज रेलिवेंट ही नहीं लग रही तो हम उसे लंबे समय तक कैसे कर पाएंगे? देखो, समझो इस बात को, DSA इज लाइक जिम। ऐसा नहीं है कि तुमने 10 दिन कर लिया और वो हो गया, तुम्हें वो लंबे समय तक बार बार प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। बट अगर तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसे कर सकते हो, पर 4th डे तुम उसे छोड़ दोगे। इनफैक्ट मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ग्राफ्स पर प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाया था। तुम लोग भी ये सब करो। ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगानी थी DSA को लेके। अपने दिमाग को क्यूरियस इनफ बना देना कि वो किसी चीज के बारे में डिग इन करना अपने आप ही शुरू कर दे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सारे क्वेश्चंस लीड कोड पे सॉल्व करते हैं, बट उन्हें बेसिक एप्लीकेशंस ही DSA की नहीं पता। सो प्लीज डोंट बी अमंग दोज पीपल। नंबर 2 इज DSA प्रेपरेशन। DSA प्रेपरेशन को मैंने आपके लिए 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया है, 2 सिंपल से फेजेस। फेज नंबर 1 है जहां पर आप बेसिक्स समझने वाले हो किसी भी टॉपिक का। बेसिक्स मतलब उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं उन्हें समझने वाले हो। अब ये एल्गोरिदम्स कैसे समझनी है, देखो ध्यान से समझना। लेट्स से एक बेसिक एल्गोरिदम मैं उठा लेती हूँ, दैट इज सर्चिंग, ताकि सबके साथ रिलेट हो जाए, मैक्सिमम ऑडियंस को समझ आ जाए। अगर सर्चिंग तुम सीखने जा रहे हो, जब तुम किसी एल्गोरिदम को समझते हो या सीखते हो, या जब तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो, तो एक चीज जरूर करना, और ये जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। और वो यही है कि किसी प्रॉब्लम को ध्यान से देखकर ये समझ जाओ कि एज अ ह्यूमन तुम क्या करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। कोई भी एक प्रॉब्लम है, अगर वो तुम्हें सॉल्व करनी हुई तो तुम क्या स्टेप्स फॉलो करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो 3 या 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स जितने भी तुम फॉलो करोगे उनको एक पेपर पे लिख लो। अब इन स्टेप्स को तुम कंप्यूटर से कैसे करवाओगे, तुम्हें ये सोचना है, और तुम्हें इस चीज को करवाने की प्रैक्टिस करनी है अपने ब्रेन में। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 बॉक्सेस मैंने रख दिए हैं, ठीक है, और वो सारे बॉक्सेस 0 से लेके 10 तक मार्क्ड हैं। उन सब बॉक्सेस के अंदर एक चिट पड़ी है और उस चिट पे एक नंबर लिखा है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक काम दिया है कि ये एक नंबर मैंने तुम्हें दे दिया है, लेट्स से एक नंबर 18 मैंने तुम्हें पकड़ाया है, और मैंने बोला है कि सारे बॉक्सेस में जाके चेक करो और बताओ कि कौन से बॉक्स में 18 नंबर पड़ा है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, और वो रूल ये है कि सारे बॉक्सेस जो हैं वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, और मैंने तुम्हें बता दिया है कि अभी के लिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड है। तो अब मैंने तुम्हें 18 नंबर की चिट दे दी है, और तुम्हें उन
बॉक्सेस में से बताना है कि कौन से बॉक्स में 18 नंबर की चिट पड़ी है। अब तुम क्या करोगे? सोचो, लो टाइम लो, 2 सेकंड लो। क्या करोगे? पहले बॉक्स पे जाओगे, उसे खोलोगे, चेक करोगे वो है या नहीं है। दूसरे बॉक्स पे जाओगे, उसे खोलोगे, चेक करोगे वो है या नहीं है। तीसरे पे जाओगे, फोर्थ पे जाओगे, फिफ्थ पे जाओगे, सिक्स्थ पे जाओगे। लेट्स से 7th बॉक्स पे तुम्हें मिल गया 18 और तुम मुझे कहोगे अरे अरे हर्षिता 7th बॉक्स है जहां पर 18 पड़ा है और मुझे मिल गया। तो अब यही क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर सर्च, है ना? इसी को तो लीनियर सर्च बोलते हैं, जिसमें तुम एक एक एरे के एलिमेंट पर जाकर ट्रैवर्स कर कर चेक कर रहे हो कि वो तुम्हारे एलिमेंट से सेम है या नहीं है ना? तो तुमने जो एक ह्यूमन करेगा उसी को कोड में बदला, राइट? बट अगर तुम थोड़े से ज्यादा स्मार्ट होते और तुम थोड़े से ज्यादा लेजी होते तो तुम कहते कि यार मैं 0 से एरे को चेक ही नहीं करूंगा, मैं सीधा मिडल ऑफ द एरे को चेक करूंगा। अगर वो मिडल बड़ा निकला मेरे एलिमेंट से, यानी 18 से अगर वो 19, 20 या कोई भी नंबर बड़ा निकलता है, तो इसका मतलब मेरा आंसर तो पहले के बॉक्सेस में ही था, यानी कि 0 बॉक्स से लेके उस मिडल बॉक्स तक। बट अगर मेरा एलिमेंट बड़ा निकलता है, मतलब कि मिडल जो है वो छोटा है मेरे एलिमेंट से, तो इसका मतलब मिडल से लेके लास्ट डब्बे तक ही कोई एक ऐसा डब्बा पड़ा हुआ है जहां पर मेरा नंबर पड़ा है। तुमने ये ट्रिक निकाली है ना? और यही कोई भी यही सोचेगा कि मैं सीधा मिडल देख लेता हूँ और फिर पता कर सकता हूँ कि किस तरफ जाना चाहिए। हम डिक्शनरी में भी यही करते हैं, है ना? अब हमें पता है कि टी नाम का वर्ड का मतलब अगर हमें निकालना है, लेट्स से हमें थॉट का मीनिंग निकालना है, तो क्या हम ए वाले लेटर से शुरू करेंगे फर्स्ट पेज से, जिसमें ए के लिखे हुए हैं सारे, फिर बी के लिखे हुए हैं? क्या हम एक एक पेज पलट के ढूंढेंगे या हम सीधा कहीं मिडल पे खोलेंगे डिक्शनरी को और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि टी कहाँ पे है? हमने क्या किया बाइनरी सर्च के कोड में? जैसे हम इंसान सोचते हैं या जो हम इंसान करते अपना काम इजी करने के लिए, हमने वही कंप्यूटर को भी बोला अपना काम इजी करने के लिए तू वही कर। हमने अपने ह्यूमन ब्रेन को कन्वर्ट कर दिया कोड में। बट क्या हम इस तरीके से सीखते हैं डीएसए को? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे सीखते ही नहीं है। अब आते हैं फेज 2 पर, और फेज 2 तुम्हें ये बताता है कि तुम वेरिएशंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हो। अब तुमने किसी टॉपिक की बेसिक चीजें सीख ली, बेसिक एल्गोरिदम सीख लिया और वो कैसे सोचता है कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम पर ये भी समझ लिया। बट अब तुम डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट प्रॉब्लम सेट्स को कैसे सीखोगे? मैंने बात करी थी पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन की, और अब ये वही पार्ट है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तुम पैटर्न्स को कैसे समझोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे और कैसे अप्लाई करोगे, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं हम। लेट्स से तुम्हें बाइनरी सर्च समझ आ गई और अब वही बाइनरी सर्च का एक और डिफरेंट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आया। लेट्स से तुम्हें एक नंबर का फ्लोर ढूंढना है किसी एरे में, तो तुम क्या करोगे? फ्लोर का मतलब क्या होता है? जो नंबर लाइन होती है तुम उसको एज अ बिल्डिंग इमेजिन कर लो जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, और जो लोअर नंबर लाइन है वो फ्लोर है और जो अपर नंबर लाइन है वो सीलिंग है। तो लेट्स से अगर 7.8 कोई डिजिट है तो उसकी फ्लोर 7 है और उसका सीलिंग 8 है ना? एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो तुम इस केस में नंबर लाइन को। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 19 कोई एलिमेंट है जिसकी फ्लोर बताओ क्या है, तो फ्लोर का मतलब क्या हो गया कि 19 नंबर से जितने छोटे नंबर्स हैं उन छोटे नंबर्स में से सबसे बड़ा, यानी 19 से छोटे कौन कौन है? 0 से लेके 18 तक, है ना? और 0 से 18 में सबसे बड़ा कौन है? 18। बट अगर मान लो उस बॉक्सेस में 18 कहीं हुआ ही नहीं, लेट्स से 15 हुआ, 15 से बड़ा कोई भी नहीं हुआ, तो फ्लोर उस केस में 15 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि 19 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा प्रेजेंट है। अब अगर मैं तुमसे दोबारा पूछूं कि अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि उन बॉक्सेस का ही सिनेरियो ले लो और तुम्हें एक नंबर का फ्लोर बताना है उन बॉक्सेस में, तो तुम क्या करोगे? तुमने पहला बॉक्स खोला, उसमें नंबर 2 पड़ा था, दूसरा बॉक्स खोला उसमें 5 पड़ा था, तो तुम याद रखोगे कि हाँ 5 नंबर फ्लोर है क्योंकि 5 भी तो छोटा है 19 से। फिर तुमने तीसरा बॉक्स खोला, उसमें 17 पड़ा था, तो तुमने कहा ओके 17 भी छोटा है, 17 भी फ्लोर है। फिर अगला बॉक्स खोला तो 18 पड़ा था, तो तुमने बोला यार 18 भी फ्लोर है। तो तुम्हें याद रखना पड़ा ना एक बार, जब तक 19 से छोटे नंबर आते गए तुम्हें वो कहीं याद रखने पड़े। अब यही अगर तुम कंप्यूटर से कराओगे तो तुम उसे कहीं स्टोर करने को बोलोगे ना रिजल्ट। अगर तुम्हें कोई 19 से छोटा नंबर मिलता है तो तुम उसे कहीं स्टोर करने को ही बोलोगे ना किसी वेरिएबल में। जैसे तुमने अभी अपनी मेमोरी में उसे याद रखा कि अरे हाँ 2 छोटा है 19 से, तो हो सकता है कि 2 एक आंसर हो।
तो वैसे ही तुम कंप्यूटर से भी एक जगह पर स्टोर ही करवाओगे। बाकी तो पूरी एल्गोरिथम तुम सेम ही रखोगे, पूरा बाइनरी सर्च तुम वैसे ही करोगे जैसे तुम पहले करते थे। तो अब मेरे लेफ्ट में तुम्हें दिख रहा होगा बाइनरी सर्च का कोड और राइट में दिख रहा होगा फ्लोर ऑफ अ नंबर का कोड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर बात चेंज हो गई। यानी जब भी एरे ऑफ मिड, यानी जो मिड को एलिमेंट मिला है बॉक्स खोल के, वो छोटा होगा मेरे गिवन एलिमेंट से, तब मैं उसको स्टोर करवा लूंगी एक वेरिएबल में, क्योंकि वो एक फ्लोर हो सकता है। बाकी सब एग्जैक्टली वही है जो बाइनरी सर्च क्वेश्चंस में होता है, जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में होता है। एंड लेट मी टेल यू, मेरी इस बात से हर कोई एग्री करेगा कि 90% क्वेश्चंस इसी तरीके के होते हैं। तो अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें भी उसमें पैटर्न दिख जाएगा। तुम्हें यही सोचना पड़ेगा कि एज अ ह्यूमन अगर तुम उस चीज को करोगे तो कैसे करोगे। नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें ये बात पता चलेगी क्वेश्चन को समझने से। तो क्वेश्चन को डिकोड करा करो, है ना। क्वेश्चंस के साथ समय बिताया करो। क्वेश्चन में इनपुट और आउटपुट के साथ साथ हिंट भी दिया होता है, एग्जैक्ट हिंट दिया होता है क्वेश्चन में, जो तुम्हें करना चाहिए और जो करके तुम्हें एग्जैक्ट मिल जाएगा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में 3 चीजों के लिए ढूंढा करो, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट चाहिए और क्या हिंट है, क्या चेंज करना पड़ेगा उस एल्गोरिदम में, उस इनपुट से आउटपुट पे जाने में क्या ऐसा करना पड़ेगा। और ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। तो क्वेश्चन को डिकोड करना ढंग से सीख जाओ, तो तुम्हें डीएसए मास्टर करने से कोई रोक नहीं सकता। बट अगेन, ये सब चीजों की प्रैक्टिस नीडेड है। लास्ट 4th स्टेप, और वो है रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करने से तुम एक्चुअली में बहुत अच्छे हो जाओगे डीएसए में। ऑनेस्टली, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने मैटर नहीं करते, कौन सी शीट तुमने फॉलो करी है इतनी मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज जो स्टेप नंबर 2 में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर तुम इंटरव्यू फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टेक यू फॉरवर्ड इज अ गुड शीट। एंड अगर तुम पैटर्न बेस्ड लर्निंग चाहते हो तो आई विल सजेस्ट अ चैनल विच इज आदित्य वर्मा। आई नो वो चैनल थोड़ा पुराना है, 4 years बैक उन्होंने शायद अपलोड करी थी वीडियोस, बट अभी भी वो बहुत रेलिवेंट वीडियोस हैं। वो एक्चुअली में पैटर्न रिकॉग्नाइज करके दिखाएंगे तुम्हें, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पहले ही बता देंगे पढ़ाने से, जिससे तुम्हारे माइंड में बहुत अच्छी मैपिंग होगी। वो तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे तो उसमें पैटर्न्स बताएंगे, उनमें क्या क्या है। और एक सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या तुम्हें डीएसए ही चाहिए इंटरव्यूज के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजार डीएसए के क्वेश्चंस करे हैं पर फिर भी उनकी जॉब नहीं लगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लीड कोड ही करते रहते हैं सारा दिन बट उनकी जॉब नहीं लगती। तो क्या जॉब करने के लिए हमें सिर्फ डीएसए चाहिए? एंड द आंसर इज नो। जॉब करने के लिए, जॉब पाने के लिए, इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए तुम्हें डीएसए के साथ साथ और भी बहुत बहुत कुछ चाहिए। और वो सब कुछ तुम्हें मैंने डिटेल्ड वे से बताया है इन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज ऑफ माई लाइफ विच आई विल बी लिंकिंग हियर। तो उसको बिना देखे तुम ये वीडियो देखने की गलती मत करना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है कि डीएसए के साथ साथ तुम्हें और क्या चाहिए इंटरव्यूज को लेवल अप करने के लिए। तो गो वॉच दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।